वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वीटो पावर, कि वीटो पावर क्या होती है, हु कैन यूज़ इट, कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो वीटो पावर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि जिन कंट्रीज़ ने वीटो पावर्स यूज़ की हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किए हैं और किन किन हालात में यूज़ किए हैं, और हर कंट्री ने कितनी दफ़ा वीटो पावर यूज़ की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल कर देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वीटो पावर बेसिकली यूज़ कहाँ पे की जाती है। तो इसको यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आता है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। तो वीटो पावर जो होती है ये वो वाली पावर होती है जो बिलोंग्स टू P5, मतलब जो परमानेंट 5 होते हैं। ठीक है, ये 10 तो नॉन परमानेंट होते हैं, हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं, लेकिन 5 ये परमानेंट है। जब से यूएनओ बनी है ये वैसे के वैसे ही हैं। अब ये 5 कौन से हैं? इनमें यूनाइटेड स्टेट्स आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, इसके बाद इसमें फ्रांस आता है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो वीटो पावर का यूज़ करते हैं। अब वीटो पावर है क्या? वीटो पावर आसान अल्फाज में वो पावर है कि अगर यूएनओ की जनरल असम्बली में चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास की गई है किसी भी लिहाज से किसी भी चीज़ के मुतालिक, तो अगर ये 5 कंट्रीज़ उसके ख़िलाफ़ अपना नेगेटिव वोट देते हैं किसी भी लिहाज से, कोई वजह दिए बगैर या कोई वजह दिए, तो वो चीज़ बेसिकली वो रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, उस पर फर्दर प्रोग्रेस नहीं की जाती। तो इसको बोलते हैं वीटो पावर। कि अगर कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट में नहीं है, अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट, कोई इंटरनेशनल रेजोल्यूशन या किसी भी तरह की कोई चीज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपके ख़िलाफ़ है, तो आप सिंपली अपनी वीटो पावर यूज़ करके उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इनमें रहे कि ये सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ के पास ही वीटो पावर है, बाकी किसी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। उनको फ़ैसला एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे उनके हक़ में हो चाहे उनके ख़िलाफ़ हो। तो ये थी बेसिकली वीटो पावर। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद हम इसको कंट्री वाइज देखेंगे कि किस कंट्री ने कितनी दफ़ा वीटो पावर यूज़ की। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1946 टू 1969 इस दौरान में जितनी भी वीटो पावर्स यूज़ की गई उसका 93% सिर्फ और सिर्फ रशिया ने यूज़ किया था। ठीक है, तो इस बात से पता चलता है कि यूएनओ के इब्तदाई दौर में जितनी भी वीटो पावर्स यूज़ की गई वो रशिया ने यूज़ की थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पहली वीटो पावर 1970 में यूज़ की थी। ठीक है, उसके बाद से इसने कंटिन्यूसली अपनी वीटो पावर्स यूज़ करना शुरू कर दी। और अगर हम 1970 टू 1991 देखें तो जितनी भी वीटो पावर्स यूज़ की गई वो उसका 56% यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्तेमाल किया। तो हम देख सकते हैं कि मोर देन 50% जितनी भी वीटो पावर यूज़ हुई इस दौरान में वो अमेरिका ने की थी। इसके बाद अगर हम 1990 टू 1993 देखें तो ये वो पहला दौरानिया था कि जिसमें कोई वीटो पावर यूज़ नहीं की गई। इसमें पीस था, अमन था, प्रोग्रेस हो रही थी, क्योंकि बेसिकली यही वो दौरानिया था कि जब सोवियत यूनियन टूटा था। ठीक है, यूएसएसआर टूटा था तो वो ख़ुद को रिबिल्ड कर रहा था और इस तरह की, तो उस दौरान में कोई वीटो पावर यूज़ नहीं की गई। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इन्होंने 1989 के बाद कोई वीटो पावर यूज़ नहीं की। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है कि आपके पास वीटो पावर है भी और आप उसे यूज़ ना करें। तो इन्होंने 1989 के बाद कोई वीटो पावर यूज़ नहीं की, इससे पहले जो इन्होंने की थी वही की थी। तो ये थी इसकी एक फॉर्मल सी हिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंट्री वाइज कि किस कंट्री ने कितनी दफ़ा वीटो पावर यूज़ की। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने 1946 टू 1971 सिर्फ एक दफ़ा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और वो किस लिए किया? मंगोलिया की एप्लीकेशन फॉर यूएन मेंबरशिप। कि मंगोलिया बेसिकली एक कंट्री है, उसने यूएनओ में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये चाइना ऐसा था कि जिसने उसको रद्द किया, अपनी वीटो पावर यूज़ की, जिसकी वजह से उसकी मेंबरशिप वहाँ रुक गई। ठीक है, तो बेसिकली चाइना का ये क्लेम था कि मंगोलिया चाइना का ही पार्ट है, इस वजह से उसने अपनी वीटो पावर यूज़ की कि ये यूएनओ का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में यूएसएसआर ने, रशिया ने चाइना पर प्रेशर डाला कि अगर उसने इसकी मेंबरशिप रोकी तो रशिया बाकी दूसरे कंट्रीज़ की मेंबरशिप भी रोक देगा। तो चाइना ने प्रेशर में आकर बेसिकली मंगोलिया की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं की, और इस तरह मंगोलिया यूएनओ का पार्ट बना। इसके बाद 25 अगस्त 1972 में चाइना ने दोबारा अपनी एक वीटो पावर यूज़ की बांग्लादेश एप्लीकेशन के। बांग्लादेश की एप्लीकेशन को जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, और उसके बाद उसने एप्लीकेशन दी थी यूएनओ में अपनी मेंबरशिप के लिए, तो दोबारा फिर चाइना ने उसे अपोज किया था। ठीक है, तो इसकी एक काफ़ी हिस्ट्री है, लेकिन वो मेरा मौजू नहीं है, मैं आप जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसके बाद चाइना ने फ्रिक्वेंटली आफ्टर सीरियन सिविल वार के, जब से सीरिया की सिविल वार शुरू हुई है, तो चाइना ने अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सीरिया की सिविल वार में चाइना का भी काफ़ी हद तक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चाइना सीरिया में सिविल वार हो रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से दोबारा से चाइना ने अपनी वीटो पावर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो यह था बेसिकली चाइना का कि उसने अपनी वीटो पावर्स कहाँ यूज़ की। इसके अलावा इसने टोटल जितनी वीटो पावर्स इस्तेमाल की वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ।
अगर हम रशिया को देखें तो रशिया ने, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1946 टू 1969 जितनी भी वीटो पावर्स यूज़ की गई उसका 93% सिर्फ़ और सिर्फ रशिया ने यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद 14 दिसंबर 1955, अब ये जो सारी वीटो पावर्स थी ये रशिया ने क्यों यूज़ की थी, इसकी एक वजह थी कि चूँकि कोल्ड वार का एरा चल रहा था, ठीक है। तो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जिनमें पोलैंड आता है, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी आते हैं। तो इन कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ जब भी यूएनओ में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते तो रशिया उसे वीटो करता। इसी तरह अमेरिका भी अक्सर कंट्रीज़ की यूएनओ में मेंबरशिप को वीटो करता था। लेकिन फिर 14 दिसंबर 1955 में अमेरिका में और रशिया में एक माहदा तय पाया जिसकी रूह से 16 कंट्रीज़ ने ईस्टर्न साइड से और 16 कंट्रीज़ ने वेस्टर्न साइड से एक ही टाइम में अप्लाई किया और किसी ने अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं की और वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनी। इसके बाद रशिया ने दोबारा फिर से अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल सीरियन सिविल वार के बाद से शुरू किया, ठीक है। सीरियन सिविल वार के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बेसिकली सीरिया में एक सिविल वार है कि जिसमें जो पॉपुलेशन है वो सीरिया का जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अब इसकी कई वजूहत हैं। तो बेसिकली रशिया जो गवर्नमेंट है, जो बशर अल असद है उसको सपोर्ट करता है। अब उसके ख़िलाफ़ जो बागी हैं उनके दरमियान जो लड़ाई हो रही है गवर्नमेंट के दरमियान और जो रिबेल्स हैं उनके दरमियान, उसको बोलते हैं सिविल वार, सीरियन सिविल वार, जिसमें रशिया सपोर्ट कर रहा है बशर अल असद की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये इस तरह से एक सिविल वार चल रही है जिसमें रशिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अब जब कभी भी यूएनओ में कोई भी रेजोल्यूशन पास की जाती है जिसमें सीरियन सिविल वार को कंडेम किया जाता है, इसके अलावा बशर अल असद की डिक्टेटरशिप को कंडेम किया जाता है, तो हमेशा रशिया अपनी वीटो पावर यूज़ करता है क्योंकि रशिया डायरेक्ट इसमें ख़ुद इन्वॉल्व है। अगर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो सीरिया उसमें सीधा सीधा आएगा क्योंकि सीरिया गवर्नमेंट को आर्म सप्लाई करता है, ठीक है, असला फराम करता है। तो ये सारी चीज़ें फिर बाहर आएंगी जिसकी वजह से रशिया ने अपनी ज़्यादा वीटो पावर्स सीरियन सिविल वार के बाद से शुरू कर दी हैं। तो ये थी बेसिकली रशिया की वीटो पावर्स। इसके बाद अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस ने अपनी पहली वीटो पावर 1956 में यूज़ की थी, ठीक है, सूएज़ कैनाल क्राइसिस में। सूएज़ कैनाल क्राइसिस आप जानते हैं कि ये इजिप्ट में थे, ठीक है, जिसमें एक कैनाल थी जिस पर फ्रांस का और यूनाइटेड किंगडम का यूके का होल्ड था। तो जब इजिप्ट में नासिर सदर बने तो उसने इस सूएज़ कैनाल को नेशनलाइज़ कर लिया, तो जिसकी वजह से फ़्रांस के और यूके के इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ख़राब हुए, उनके जो बिज़नेस इंटरेस्ट थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, फ़्रांस ने और यूनाइटेड किंगडम ने इसराइल को सपोर्ट किया। इसराइल ने इन्वेड किया इजिप्ट पर और इसराइल के फ़ैसले को लेजिटिमाइज़ करने के लिए फ़्रांस ने और यूके ने यूएनओ की जनरल असम्बली में और सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटोज़ का इस्तेमाल किया, अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये इस तरह से फ़्रांस ने अपनी पहली वीटो पावर यूज़ की 1956 में। इसी तरह यूके ने भी यहीं पर अपनी वीटो पावर यूज़ की थी। इसके बाद 1976 में फ़्रांस ने दोबारा फिर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की टू ब्लॉक इंडिपेंडेंस ऑफ कोमोरोस। कोमोरोस बेसिकली फ़्रांस की एक कॉलोनी थी, ठीक है। जब उसने आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो फ़्रांस ने दोबारा फिर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल बनती है। इसके बाद फ्रांस ने 1989 में बेसिकली फ़्रांस ने और यूके ने मिल के अपनी एक वीटो पावर इस्तेमाल की थी जिसमें अमेरिका ने जब पनामा पर इन्वेड किया था तो उसको कंडेम किया गया था। तो 1989 के बाद बेसिकली फ़्रांस ने और यूके ने अपनी कोई वीटो पावर इस्तेमाल नहीं की। तो ये था फ्रांस। इसके बाद अगर हम यूनाइटेड किंगडम को देखें तो मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट टाइम इन 1956 के फ़्रांस ने और यूके ने सूएज़ कैनाल क्राइसिस में अपनी पहली वीटोज़ इस्तेमाल की थी। सूएज़ कैनाल मैं बता चुका हूँ कि इजिप्ट में ये कैनाल थी, फ़्रांस के और यूनाइटेड किंगडम के काफ़ी सारा जो बिज़नेस था, ट्रेड थी, वो इसी रास्ते से होती थी। तो जब नासिर ने उसे नेशनलाइज़ किया तो इससे इन दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए जिसकी वजह से इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया और इस तरह ये एक वार भी हुई थी उस वक्त। तो पहली वीटो पावर यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी और इसी तरह लास्ट वीटो पावर 1989 में कंडेमनिंग यूएस इन्वेजन ऑफ पनामा कि जब अमेरिका ने पनामा पर इन्वेड करना चाहा तो इन्होंने इसको कंडेम किया था। तो ये था यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका ने सबसे पहले अपनी वीटो पावर 1970 में यूज़ की थी, ठीक है, रोडेजिया इशू में। अब ये रोडेजिया इशू क्या था, इस पर मुकम्मल एक अलग से मौजू बनता है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रोडेजिया अब के ज़िम्बाब्वे में एक स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपनी वीटो पावर्स यूज़ की हैं फ़लस्तीन केस में, ठीक है, आलमोस्ट 43 टाइम्स इन केस ऑफ फ़लस्तीन। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टैटिक्स देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि अमेरिका ने अपनी टोटल वीटोज़ यूज़ की हैं 81 टाइम्स और यहाँ पर देखें कि मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ फ़लस्तीन आलमोस्ट 43 टाइम्स। कि टोटल अमेरिका ने वीटोज़ यूज़ किए 81 जिसमें से 43 सिर्फ़ और सिर्फ
वो वीटोस पावर हैं कि जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक रहा है इसराइल से। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन पास की गई तो हमेशा अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़हन में रखिएगा। इसके बाद अगर हम समरी देखें, इनकी ओवरऑल स्टैटिक्स देखें तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ किया रशिया ने तकरीबन 113 टाइम्स। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 81 टाइम यूज़ किया, यूनाइटेड किंगडम ने 29 टाइम्स, फ्रांस ने 16 और चाइना ने सबसे कम दफ़ा वीटो पावर यूज़ किया 13 टाइम्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि रशिया बेसिकली सबसे ज़्यादा वीटो पावर्स इस्तेमाल करता रहा है। और अगर हम अब का देखें तो अब भी सबसे ज़्यादा वीटो पावर्स रशिया यूज़ कर रहा है सीरियन सिविल वार में। लेकिन अमेरिका की बात करें तो जब कभी भी इसराइल का नाम आएगा यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में, या जब कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी रेजोल्यूशन पास की जाएगी तो अमेरिका हमेशा उसके ख़िलाफ़ अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करेगा। तो ये थी इसकी एक ओवरऑल स्टैटिक्स, ओवरऑल समरी। इसके बाद हम इसका अगर क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्रिटिसिज्म में सबसे पहले तो ये आता है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि यूएनओ में टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, 193, तो 193 मेंबर स्टेट्स अगर कोई फ़ैसला करते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो परमानेंट 5 में से अगर कोई एक कंट्री भी इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है, ठीक है, वो अपनी वीटो पावर यूज़ करता है, तो बेसिकली वो 193 के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, बल्कि उससे भी भारी होगा कि 193 मेंबर स्टेट्स कोई फ़ैसला करते हैं, एक मेंबर उसे वीटो करता है, तो वो 193 मेंबर से भी भारी है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन वहीं की वही बेसिकली। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये वीटो पावर का यूज़ अनडेमोक्रेटिक है। इसके बाद आता है इसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, कि इसमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है, साफ सी बात है, ये मैं आपको एग्जांपल में भी बताता हूँ। इसके बाद मेन रीज़न फॉर वार, के अगर हम मिसाल के तौर पर लें, अमेरिका ने जब इराक़ पर इन्वेड किया था, ठीक है, तो अमेरिका के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई भी कंट्री अगर यूएनओ में आता, ठीक है, उसमें कोई रेजोल्यूशन पास करवाता, यूएस के फ़ैसले को कंडेम करता, तो सिंपल सी बात है, अमेरिका अपनी वीटो पावर यूज़ करता और वो फ़ैसला या वो रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन अमेरिका जहाँ चाहे, जिस कंट्री पे चाहे इन्वेड करे, जिस कंट्री के ख़िलाफ़ चाहे वार करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो मेन रीज़न फॉर वार है कि परमानेंट 5 कंट्रीज़ जो चाहें दुनिया में वो कर सकते हैं, जिस कंट्री के ख़िलाफ़ चाहें वार कर सकते हैं। इसके बाद फ़लस्तीन एग्जांपल इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कई एग्जांपल्स भी आती हैं। मिसाल के तौर पर यूएनओ की जनरल असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास की गई थी जिसे कहते हैं 59/124। तो ये रेजोल्यूशन बेसिकली इसराइल के ख़िलाफ़ थी कि एक तो इसराइल ने फ़लस्तीन के अक्सर इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, दूसरा वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। ठीक है, वहाँ के जो शहरी हैं उन पर वायलेशन की जाती है, उनके ख़िलाफ़ बड़ा गैर मुअज़्ज़बाना सलूक किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को भी आबाद कर रहा है, वहाँ पर सेटलमेंट कर रहा है, तो उसको कंडेम किया गया था। तो यूएनओ की जनरल असम्बली में तकरीबन 149 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया था कि वाकई इसराइल के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, इसराइल को पुशकश करनी चाहिए, और सिर्फ 7 कंट्रीज़ ने इसे अपोज़ किया था, बाकी कंट्रीज़ ने अपना फ़ैसला यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि 149 स्टेट्स ने एक फ़ैसले को रेटिफाई किया, लेकिन जब यह फ़ैसला सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो सिर्फ अमेरिका ने अपनी एक वीटो पावर यूज़ की। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना अनडेमोक्रेटिक है, कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, और मेन रीज़न फॉर वार है कि आप सिंपली अपनी वीटो पावर के बलबूते पर आप किसी भी कंट्री पर इन्वेट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप किसी भी फ़ैसले को रद्द कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म। तो ओवरऑल ये थी बेसिकली वीटो पावर। उम्मीद है आपको किसी हद तक इसकी समझ आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।